अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ता। अदलिया में वाज़ेह तकसीम और इस तकसीम का फैसलों पर असरअंदाज होना खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। सियासतदानों के मौज़ेज़ इदारे के हवाले से शुकूक व शुबहात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। अदलिया के अंदर से भी बेंच फिक्सिंग और असखुद नोटिस समेत मर्जी के जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाए जाने के हवाले से आवाजें उठाई जा रही हैं। देर आयत दुरुस्त आयत के मिसदाक अब वफाकी हुकूमत ने कानून साजी के जरिए इन तमाम तर इल्जामात और तहफ़्फ़ुज़ात के आगे बंद बांध दिया है। आज कौमी असम्बली से चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने का बिल भारी अक्सरियत से मंजूर हो चुका और सेनेट को भिजवा दिया गया है। इससे कबल यह बिल कल शाम काबीना से मंजूरी के बाद असम्बली में पेश किया गया। बहस का आगाज हुआ, जिसके बाद यह बिल कायमा कमेटी कानून और इंसाफ को भेजा गया। कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बनाए लॉ एंड जस्टिस के इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 का जायजा लिया और कुछ तरमीम तजवीज़ करने के बाद मंजूर कर लिया। इस बिल की मंजूरी के वक्त वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि बिल बहुत पहले पेश हो जाना चाहिए था। आज ही कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर वजीर दफा ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के एक शख्स की पावर 3 मेंबरान में तकसीम की जा रही है। तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स कम कर रहे हैं। ईवान सुप्रीम है, हम आइन के खालिक हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि इफ्तिखार चौधरी ने इस मुल्क पर अदालती आमरीत कायम की, जिसका मकसद जमहूरियत को नुकसान पहुंचाना और हाइब्रिड निजाम कायम करना। कानून के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत आएगी। हमारे इदारे में बैठते हैं, इस मुल्क के फैसले करते हैं, स्ट्रेटेजिक एसेट्स बनाते हैं और आखिरकार वो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हम सबके गले पर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है एक शख्स से जो है उसकी पावर डिल्यूट करके उसको 3 बेंच के मेंबरान में जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, इसकी वजाहत की जरूरत है। बाज लोग जो है मीडिया पे और अदरवाइज जो है ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को यूजर्व कर रहे हैं। कथित तौर पे कोई यूजर्व नहीं कर रहे हम सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह रहा हूं कि ये कानून साजी जो है ये आईन पाकिस्तान के ऐन मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सामने हर मामले और अपील को कमेटी का तश्कील करदा बेंच सुने और निपटाएगा, जबकि कमेटी में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे और कमेटी का फैसला अक्सरियत राय से होगा। आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत मामला पहले कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक अवामी अहमियत के मामले पर 3 या इससे जायद जजेस का बेंच बनाया जाएगा। आइन और कानून से मुताल्लिक केसेस में बेंच कम अज कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा, जबकि बेंच के फैसले के 30 दिन के अंदर अपील दायर की जा सकेगी। दायर अपील 14 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर होगी। जेर इल्तवा केसेस में भी अपील का हक होगा। फरीक अपील के लिए अपनी पसंद का वकील रख सकता है। इसके अलावा हंगामी या अबूरी रिलीफ के लिए दरखास्त देने के 14 रोज के अंदर केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा। आज पीटीआई के रहनुमा और सीनियर वकील हामिद खान ने भी सुप्रीम कोर्ट तरामीम के हक में बयान दिया और कहा कि किसी भी बार को सियासी पार्टीज का अलाकार बनने की बजाय अदलिया का साथ देना चाहिए और अदलिया को भी चाहिए कि इख्तिलाफात खत्म करके आपस में बैठे और असखुद नोटिस समेत दीगर इख्तिलाफात पर। आज साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान इस मुतालिक क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। सुप्रीम कोर्ट की बिलखसूस इंटेग्रिटी और डिग्निटी में काम करे। हम सबके लिए मफाद में है। हम अपील करते हैं आप लोगों को कि आप लोग इकट्ठे हों। आपके व्यूज क्या है इसका आपको राइट है। हर जज को राइट है कि अपने इंटरप्रिटेशन दे आइन पर, कानून पर, लेकिन इख्तिलाफात को बेहतर तरीके से भी निपटाया जा सकता है। मैं यही समझता हूं कि हमें अपील करनी है कि जज साहिबान आप इकट्ठे बैठे। आप आइन के मुहाफिज हैं, आप पर फर्ज है कि आइन के लिए आप एक दूसरे के साथ एक अभाव तहरीर का एक सिलसिला बनाएं और उसके नतीजे में कोशिश करें कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी इस सूरत हाल से नाउम्मीद दिखाई दी और सुप्रीम कोर्ट पर ही नजरें जमाए हुए थे, जिनका कहना था कि अल्लाह रहम करे। मैं दुआ करता हूं कि जजेस आपस में इश्तराक पैदा करें। उनकी नाइत्तफाकी से अवाम भी आपस में लड़ते हैं। दूसरी तरफ आज अदालत में भी इलेक्शंस के हवाले से तौहीन अदालत केस की समाअत में दिलचस्प मोड़ आया है, जब समाअत के आगाज पर ही जस्टिस जमाल बंदूखेल ने अपने कल के रिमार्क्स पर वजाहत करते हुए कहा कि कल मेरे रिमार्क्स पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुई है। मैं अपने रिमार्क्स की वजाहत करना चाहता हूं। मैं अपने तफसीली ऑर्डर पर कायम हूं। फैसले का एक हिस्सा इंतजामी इख्तियारात के रूल्स से मुताल्लिक है। चीफ जस्टिस को कहेंगे कि रूल्स देखने के लिए जजेस की कमेटी बनाई जाए। जजेस की कमेटी इंतजामी इख्तियारात के रूल्स को देखे। फैसले के दूसरे हिस्से में हम 4 जजेस ने असखुद नोटिस और दरखास्तें मुस्तरद की हैं। जस्टिस जमाल बंदूखेल का कहना था कि 4 जजेस का फैसला ही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जारी ही नहीं किया।
जब फैसला ही नहीं था तो सदर ने इलेक्शंस की तारीख कैसे दी, इलेक्शन कमीशन ने कैसे इलेक्शन शेड्यूल जारी किया। आज अदालत के रिकॉर्ड की फाइल मंगवा लें, इसमें ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पर तमाम जज साइन करते हैं। वकील फारूक एच नाइक ने यकूम मार्च के फैसले की वजाहत के लिए फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा करते हुए कहा कि इंसाफ के तकाजों के लिए जरूरी है कि यह फैसला हो कि फैसला 4-3 का था या 3-2 का। पूरे मुल्क की किस्मत का दारोमदार इसी मुद्दे पर है। कौम एक मखमसे में फंसी हुई है। चीफ जस्टिस ने फारूक एच नाइक को हिदायत की कि अपनी दरखास्त तहरीरी तौर पर जमा कराएं, अदालत के माहौल को खराब ना किया जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती रोस्टम पर आए तो जस्टिस जमाल ने कहा कि पहले इलेक्शन कमीशन ये बताए कि उन्होंने शेड्यूल जारी कैसे किया। इलेक्शन कमीशन के पास जब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आया ही नहीं तो इसने अमल कैसे किया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वो होता है जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट हो, वो जारी नहीं हुआ। क्या आपने अदालत का मुख्तसर हुक्मनामा देखा था? वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि मुमकिन है फैसला समझने में हमसे गलती हुई हो। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि क्या मुख्तसर हुक्मनामे में लिखा है कि फैसला 4-3 का है। यकूम मार्च के फैसले में कहीं दर्ज नहीं कि फैसला 4-3 का है। इख्तिलाफ राय जज का हक है। जजेस की अकलियत किसी कानून के तहत खुद को अक्सरियत में होने का दावा नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल मंदुखेल का कहना था कि गुज़श्ता रोज के रिमार्क्स के फैसले के इंतजामी हिस्से की हद तक थे। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि खुली अदालत में 5 जजेस ने मुकदमा सुना और फैसला देकर दस्तखत भी किए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि मुख्तसर हुक्मनामे में लिखा है कि इख्तिलाफी नोट लिखे गए हैं। इख्तिलाफी नोट में वाज़े लिखा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला के फैसले से मुत्तफिक है। क्या जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला के फैसले हवा में तहलील हो गए? जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि जो मामला हमारे चेंबर का है उसे वहां ही रहने दें, अटॉर्नी जनरल इस नुक्ते दलाइल देंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का क़याम मौक़िफ़ है। वकील सजील सवाती ने कहा कि 4-3 के फैसले पर इलेक्शन कमीशन से हिदायत नहीं ली। इलेक्शन कमीशन ने साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ने सेक्शन 57 के तहत इलेक्शंस की तारीख भी तजवीज़ की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3 मार्च को मौसूल हुआ। इलेक्शन कमीशन ने अपनी समझ के मुताबिक फैसले पर अमल दरामद शुरू किया। इलेक्शन कमीशन ने वोट के हक और शहरियों की सिक्योरिटी को भी देखना है। सदर की तरफ से तारीख मिलने पर इंतखाबी शेड्यूल भी जारी कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के 22 मार्च के फैसले को चैलेंज किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च का ऑर्डर किस वक्त जारी किया? वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इंतखाबात मुलतवी करने का हुक्म 22 मार्च को शाम में जारी हुआ। जब ऑर्डर जारी किया तो कागजात नामजदगी समेत शेड्यूल के मराहिल मुकम्मल हो चुके थे। फौज ने इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी देने से इनकार किया। आर्टिकल 17 वोटिंग का हक पुरअमन माहौल में पूरा होने की बात करता है। खैबर पख्तूनख्वा में खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट्स दी कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द दाखिल हो चुके। चीफ जस्टिस ने पूछा कि दहशतगर्दी से मुतालिक बातें बहुत अहम हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से मुतालिक रिपोर्ट संजीदा है। क्या ये सब सदर मुमलिकत को बताया गया? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तमाम सूरत हाल से मुतल्लिका हुक्काम को आगाह किया। अदालत कहेगी तो खुफिया रिपोर्ट्स में दिखा देंगे। भक्कर मियाँवाली में मुख्तलिफ कलदम तंजीमों की मौजूदगी जाहिर की गई। इलेक्शन कमीशन को फरवरी में ही मालूम था कि 6 से 8 माह तक इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं है। जस्टिस मुनीब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के अल्तवा में 8 फरवरी के खतूत पर इन्हिसार कर रहा है। अदालत ने यकूम मार्च को अपना फैसला दिया। आपको तो फरवरी में ही पता था कि अक्टूबर में इलेक्शंस कराना है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अदालती फैसले से इनराफ का सोच भी नहीं सकते। अगर अक्टूबर में इलेक्शंस कराना था तो इलेक्शन कमीशन ने सदर को 30 अप्रैल की तारीख क्यों तजवीज़ की? वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के अल्तवा का फैसला 22 मार्च को ही किया। अब मामला इस वक्त अदालत में है और इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल सुनने के बाद आज एक बार फिर समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी की गई है और सारे का सारा मामला इलेक्शन करने पर आ गया है, जिसमें जाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए थे कि एक बटन दबाकर भी इंतखाबात कराए जा सकते हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों की वोटिंग का मामला भी अभी तक कोर्ट में पेंडिंग है, उसको हल नहीं किया गया। आज राना सनाउल्लाह सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। वो समझ है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन को डेट आगे करने का बिल्कुल इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट से अदालत उज़्मा से इंसाफ चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। ये मामला जो है इससे पूरी कौम जो है वो मुंसलिक है, इसलिए इसके ऊपर अबहाम जो है वो दूर होना चाहिए। आज कसूर खडियावाला के मकाम पर जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने भी एक बार फिर तराजू के दोनों पलड़े बराबर करने की बात की। पाकिस्तान की दस्तक सिर्फ तब क्यों सुनाई देती है आपको जब मुकदमा इमरान खान का हो। दस्तक इमरान खान की होती है और सुप्रीम कोर्ट समझती है कि आईने पाकिस्तान दस्तक दे रहा है। इस वक्त एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और सीनियर कानूनदान जहांगीर जुदून साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर जुदून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आज जस्टिस जमाल मंदुखेल ने समाअत के आगाज़ पर ही वजाहत दे दी है कि गुज़श्ता रोज़ जो कन्फ्यूजन हुई उस पर मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट सामने नहीं आया। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट वो होता है जिस पर तमाम जजेस के दस्तखत होते हैं। ये एक अनॉमली नहीं है
कि एक केस पेंडिंग है, आज खुद नोटिस केस, इतना इंपॉर्टेंट हाई प्रोफाइल केस है, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं किया जाता और पूरा पाकिस्तान ये समझने से कासिर है कि फैसला 4-3 का है या 3-2 का है? बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। कल कुछ और सिचुएशन थी, आज सुबह सवेरे जब हियरिंग हुई तो कुछ और सिचुएशन थी। उन्होंने कहा जी मैंने वो जो कहा था वो मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे कहा था, हमारा ऑर्डर जो है वो 4-3 का है, वही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। कल तो हम भी समझ रहे थे कि उन्होंने बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी, लेकिन अच्छा हुआ कि उन्होंने आज अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर दिया। उन्होंने कहा जी ये जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है ये 4-3 का है और हमने अपनी जजमेंट के अंदर लिख भी दिया है। अब दूसरे जो 3 जज थे उनका अभी तक डिटेल ऑर्डर नहीं आया, तो इससे जो कन्फ्यूजन है वो ज़्यादा हो गई है। बल्कि कल तो उन्होंने कहा था जी हमारा ऑर्डर इंप्लीमेंट हो चुका है। तो जहांगीर जदून साहब, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट सामने ना आना और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और पिटीशन टेकअप होना जिसका ताल्लुक इलेक्शंस के साथ ही है, ये कितनी गैर मामूली बात है? और अभी तक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट सामने ना होना, मकबसा तो बाकी है। आज भी चीफ जस्टिस ने कहा कि कल अटॉर्नी जनरल इस पर दलाइल देंगे। नहीं, अब इसमें देखें ना, अगर वो मानते हैं कि कोर्ट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है 4-3 है, तो फिर तो ये वाली पिटीशन बनती नहीं है, क्योंकि वो तो इस पिटीशन का जो बेस है वो वही पहले वाला ऑर्डर है 1 मार्च वाला। तो अगर वो नहीं बनता ऑर्डर, वो कहते हैं 4-3 से हमने इसको डिसमिस कर, क्योंकि उन्होंने मेन जो ऑर्डर था उनका मेरिट पे नहीं था, उनका मेंटेनेबिलिटी था कि ये पिटीशन जो है ना, एक तो सू मोटो भी नहीं ले जा सकता और 184(3) की पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि जो बाकी हाई कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है, पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक कंटेम्प्ट पिटीशन पेंडिंग थी और एक ICA पेंडिंग थी। तो इस वजह से वो कहते हैं जी पिटीशन जो है मेंटेनेबल नहीं है। अगर वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, कोर्ट का ऑर्डर है 4-3 का, तो फिर तो पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। अब इस क्लैरिटी को मेरे ख्याल में कल क्लियर होना चाहिए इस चीज़ को। जहांगीर जदून साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, आई रियली वांट यू टू रिस्पॉन्ड इन अ वेरी सिंपल एंड कैंडिड मैनर कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अगर रिलीज नहीं होता तो किसके पार्ट पे गलती है? नहीं, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के पार्ट भी गलती है ना। वो ऑर्डर उनको जब उन्होंने जजमेंट कहते हैं हमने दे दिए, तो ऑर्डर वो रिलीज करें ना। क्या ये कोई मिसकंडक्ट के जुमरे में भी आता है? नहीं, मिसकंडक्ट तो आप स्ट्रेट वे उसको नहीं कह सकते, लेकिन अब ये रीज़न उनको देनी पड़ेंगे कि ऑर्डर वो आप क्यों लेट कर रहे हैं, एक नया केस शुरू कर दिया और पहले वाला ऑर्डर रिलीज नहीं हो रहा। तो इसमें मतलब शकूक व शबात पैदा होते हैं। इसमें 24 जो है 24 फरवरी का ऑर्डर भी नहीं आया अभी तक, 23 वाला आ गया और 24 का जो है वो अभी तक ऑर्डर नहीं आया। उसमें जो है जज साहबान के पता नहीं क्या रिमार्क्स हैं या क्या उसमें कोई क्वेश्चन ज़्यादा फ्रेम हुआ है, नहीं हुआ है, तो वो ऑर्डर भी सामने आना चाहिए और उनके डिटेल ऑर्डर भी सामने आना चाहिए। आज भी जिस वक्त जस्टिस जमाल मंदूखेल ने वजाहत दी है तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने उसके ऊपर क्लैरिटी दी है, काउंटर आर्गूमेंट दिया है कि ये तो 3-2 का मामला है और उस पर अगर है भी तो ये इंटरनल इशू है, ये इंतजामी नौयत का मामला है, तो इसके ऊपर तो एक वाज़ेह डिवीजन दिखाई दे रही है इस वक्त भी बेंच के अंदर। नहीं, वाज़ेह डिवीजन एडमिनिस्ट्रेटिव तो नहीं हुआ ना। आप जजमेंट अगर अनाउंस करते हैं वो तो जुडिशियल ऑर्डर है, एडमिनिस्ट्रेटिव तो नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव तो ऑर्डर बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन तक कंसिस्ट करता है, उसके आगे नहीं होता। फिर जब बेंच कंस्टिट्यूट हो जाता है तो फिर जो भी वो बेंच काम करता है वो जुडिशियल ऑर्डर होता है। तो देखिए बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। सर, बात यह है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नौयत का सवाल है, इस सवाल का जवाब तलाश किए बगैर जिस तरह समाज चल रही है और जो भी इसका कंक्लूजन होता है, क्या फरीकैन मानेंगे फिर इसको? नहीं, देखें, जो भी किसी भी कोर्ट का जो जजमेंट होती है, ऑर्डर होता है, उसमें सबसे पहले उसकी जो एंडोर्समेंट होती है वो कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी डिवीजन आ चुकी है, उतनी मतलब अंदर विद इन, आप देखें बेंच के अंदर ही बैठे हुए जज साहबान जो है, एक कह रहे हैं जी 4-3 का ऑर्डर है, दूसरे कहते हैं जी माइनॉरिटी व्यूज़ का जो है वो मेजॉरिटी नहीं हो सकता। तो इसमें बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है दिन ब दिन। तो इसको सबसे तमाम बार काउंसिल्स ने कहा है, तमाम जो है पोलिटिकल पार्टीज़ कह रहे हैं जी कि आप फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाते हैं। उससे मुझे भी समझ नहीं आती, या लोगों को जो कानून के तालिब इल्म है या रोज़ाना जो प्रैक्टिस करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि ये फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाते। क्योंकि हियरिंग भी आप देखें कि 11:30 के बाद शुरू होती है, तो नॉर्मल बेंच जो है रमज़ान तक अपनी जो है 11:30 तक केस जो है निपटा लेते हैं। तो उसके बाद फुल कोर्ट अगर बना दें तो वंस फॉर ऑल ये जो है ना वो हो सकता है। ये मुतालबा तो अटॉर्नी जनरल ने भी किया और यही मुतालबा आज फारूक शनाइक ने भी बेंच के रूबरू रखा, लेकिन उसके ऊपर जवाब ये था ना कि आप एक और पिटीशन ले आए इस मामले पर। तो क्या कोई पिटीशन लेके जाएंगे? देखें ना आप, इसी ये तो एक मतलब है ना मानने वाली बात है, लिंगर ऑन करने वाली बात है। अब आप एक रिक्वेस्ट कर, पहले भी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, इसके ना होने से कोर्ट जो है ना वो अपने आप को डैमेज कर रही है मेरे ख्याल में। तो जितना ये मतलब है एक क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं इसमें आती तो लोगों का एतमाद जो है वोट जाएगा, फिर वो कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल नहीं होगी, फिर इस जजमेंट को कोई इंडोर्स नहीं करेगा, बड़े प्रॉब्लम बन जाएंगे। जहांगीर जदूद साहब, बड़ा सादा सा सवाल है सर, अदलिया रियासत का एक बहुत अहम सतून है, उसके अंदर जिस तरह की डिवीजन इस वक्त है, टूट फूट है, वो किसी भी इदारे को रेगुलेट करने से पहले अगर अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं होगा तो क्या किसी दूसरे के ऊपर कोई डिसीजन बाइंडिंग होना या उसका मानना, क्या समझे कि कल को फिर लोग अदालतों के फैसलों का एहतराम नहीं करेंगे? नहीं, लोगों को अदालतों के फैसले का एहतराम करना चाहिए। अदालतें जो भी फैसले देती हैं
लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी होती हैं कि वो जिस तरह बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन होती है उसमें शुगूक शबात बढ़ जाते हैं। आप मीडिया वाले लोग हैं, रोज़ाना अदालत में जाते हैं, बाज़ औक़ात बेंच बनने से जब वो सामने आता है, बेंच बैठते हैं आगे जज साहिबान, तो लोग जो है वो ऊँचे में गोइयाँ करने शुरू हो जाते हैं कि इसमें ये फ़ैसला आएगा और अल्टीमेटली उसी तरह का फ़ैसला आता है, उसी तरह का, चाहे वो 2-3 का हो, 4-3 का हो, 5-1 का हो, जिस तरह भी हो, लेकिन एक जो असेसमेंट करते हैं लोग उसके मुताबिक ही फैसला आता है। तो ये चीज़ जो है बड़ी डेंजरस ट्रेंड है सुप्रीम कोर्ट के लिए। ये तो पता ही नहीं होना चाहिए कि क्या ऑर्डर आएगा आखिर तक, क्योंकि जब आप तक जजमेंट आपके सामने नहीं आती, आपको पहले किस तरह पता चलता है? वो माइंड ऑफ द जज जो है वो मीडिया, आम लोग जो रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं या जो नहीं भी करते, तो उनको पता चल जाता है कि ये बेंच कंस्टिट्यूट होगा, ये तो ही फैसला देगा। तो इसमें पिछले कोई साल, 2 साल या 3 साल से ऐसा ट्रेंड बन चुका है कि जो सीनियर जज साहिबान हैं उनको बेंच के अंदर जो है वो इंडक्ट नहीं किया जाता। तो बेंच की जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है उसी वक्त पता चल जाता है कि केस का जो रुख किस तरफ मुड़ेगा। देखिए, यही वो मामलात है जिन्होंने पार्लियामान को कानून साजी पर मजबूर किया और बड़ी क्विकली ये जो लेजिस्लेशन हुई है कि एक बिल लोअर हाउस से मंजूर हो गया है, लॉ एंड जस्टिस कमेटी से भी मंजूर होने के बाद अब सेनेट में भिजवा दिया गया है। इस कानून साजी का इस पर्टिकुलर केस के ऊपर कोई असर होगा? नहीं, आप देखते हैं ना, अगर ये विद इन अगर 30 डेज जो है वो उन्होंने कहा जी अपील फाइल कर सकते हैं, तो अगर ये कानून बन जाता है एक 2 हफ्ते में, डेफिनेटली इस केस में जो फिर अपील होगी 184(3) में इसी कानून के तहत होगी अपील। तो आप ये समझ रहे हैं कि जो भी फैसला आएगा उसके बाद अपील होगी और अपील के बाद फिर वो जो फुल कोर्ट का मुतालबा है उसके बाद टेकअप होता हुआ देख रहा है? नहीं, जब अपील होगी तो फिर ये वाले जो जज साहिबान है, ये वाला बेंच है वो तो नहीं सुन सकता डेफिनेटली। पे इसको इंट्रा कोर्ट अपील कहते हैं। तो ये अगर 5 मेंबर बेंच है तो फिर इससे बड़ा जो है 7 मेंबर बेंच या 9 मेंबर बेंच जो है वो अपील सुनेगा, और ये जज जो है उस बेंच में शामिल नहीं होंगे। क्योंकि आज जस्टिस जमाल बंदूखेल ने फुल कोर्ट वाले मामले के ऊपर जवाब दिया था कि 7 मेंबर बेंच क्यों नहीं, कि जो 7 मेंबर बेंच ऑलरेडी था 2 जजेस के रिक्यूज करने के बाद, वो क्यों नहीं? हाँ, वो ठीक है उनकी बात में, उन्होंने अपनी जजमेंट भी लिखा है, उन्होंने पनामा का हवाला दिया है कि पनामा के अंदर इससे हुआ था जब 5 मेंबर बेंच बना था, तो डे फर्स्ट पे जो उन्होंने कहा जी ये तो जिस तरह इन्होंने कहा जी हम तो ये पिटीशन जो है मेंटेनेबल नहीं है, हम आज इसका फैसला करते हैं, तो उन 2 जज साहिबान ने उसी वक्त फैसला दे दिया जी कि ये जो है केस बिल्कुल डिस्क्वालिफिकेशन का है और हम इससे मजीद कुछ नहीं चाहते। तो 3 जजों ने कहा जी नहीं, हम सुनना चाहते हैं। फिर उसकी हियरिंग होती रही 2-4 महीने, जितना भी JIT ने रिपोर्टें, उसकी बहुत बड़ी वॉल्यूम रिपोर्ट की। वो तो जो जज थे वो उस बेंच का हिस्सा नहीं थे, वो उसमें बैठे ही नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने फाइनल अनाउंसमेंट किया तो वो उसका बेंच का हिस्सा बन गए। तो उसी एनालॉजी में इन्होंने कहा जी कि अगर 2 जजों ने पहले फैसला दे दिया है कि ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, तो बाकी हमारे जो 2 जज हैं इस बेंच का, इनका भी यही फैसला है, तो ये 4-3 का हो गया है। अच्छा, बड़ा सादा सा सवाल एक और भी है कि इसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाना है बिल, क्योंकि अभी कानून की शक्ल इख्तियार किया नहीं, अपर हाउस से मंजूर होगा, फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा, वहां से साइन होगा, तो फिर ये कानून की शक्ल इख्तियार करेगा। तो बहुत डिले नहीं हो जाएगा? अगर आप इस बिल का इंतजार कर रहे हैं कि आप रिव्यू पिटीशन में जाएंगे, तो बहुत देर नहीं हो चुकी होगी उस वक्त? और क्या कोई ऐसा अंदेशा है कि सुप्रीम कोर्ट इसको क्वाश कर देगा? रिव्यू पिटीशन और अपील में बड़ा फ़र्क है। रिव्यू पिटीशन तो उसके लिए कोई नए कानून की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट रूल्स में प्रोवाइडेड है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोवाइडेड है। रिव्यू तो इसका हो सकता है, लेकिन अपील जो अभी ये राइट ऑफ अपील है, ये फर्स्ट टाइम जो है लेजिस्लेशन के जरिए दे रहे हैं। तो इसमें जब ये लेजिस्लेशन हो जाती है, जब भी हो जाती है, तो उसमें 30 डेज़ का टाइम है। तो वो अभी रेट्रोस्पेक्टिव होती है या जिस डेट से होगी उसके बाद जो पता चलेगा कि इस केस का जो है डिसीजन कब आता है। तो फिर ये अपील विद इन अगर 30 डेज़ ये हो जाती है तो फिर इसमें एप्लीकेबल हो जाएगी। अगर हाँ बिल पास नहीं होता, उसमें बिल में एक्ट नहीं बनता या उसमें डिले होता है, तो ये ऑर्डर पहले आ जाता है, वो 30 डेज़ कवर नहीं करते, तो फिर ऑब्वियसली इसमें आगे कंडोनेशन की एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। अच्छा जहांगीर साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, आपको जस्टिस शहजाद अली केस की तारीख दोबारा से दोहराई जाती हुई दिखाई दे रही? नहीं, मेरे ख्याल में उस हद तक तो नज़र नहीं आ रहा। अब ज़ाहिर है एक सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा अदारा है, उस पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा है, वो कोर्ट है जिसमें लोग अपने केस लेके जाते हैं, फाइनल आर्बिटर ऑफ द कंट्री है। तो इसमें मज़ीद मेरे ख्याल में अब वो कुछ हालात को संभाल लेंगे और उम्मीद है उस हद तक नहीं पहुँचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब आपके वक्त के लिए। इस्लामाबाद सीनियर कानूनदान जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद थे। जस्टिस शहजाद अली केस यकीनन अदलिया की एक स्याह तारीख है। 1989 में जस्टिस सजाद अली शाह चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बनते हैं, एक ही साल में एलिवेट हो जाते हैं, एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आते हैं और फिर 90s की सियासत जिस तरह की होती है कि हुकूमतों को 58(2)(b) के जरिए से घर भेजा जाता है, एंडोर्समेंट मिलती है, और उस दौर के अंदर एक चीफ जस्टिस हैं लेकिन कॉज लिस्टेड 2 इशू होती हैं, 2 किस्म के बेंचेस बनाए जाते हैं और अल्टीमेटली उनकी अपनी अदलिया के 10 जजेस मिलकर ये फैसला करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री को घर जाना होगा। और फिर उसके बाद एक स्याह तारीख भी जो है वो रकम होती है कि अदलिया के अपने ही जज
जजेस जो है आला अदलिया के वो अपने ही चीफ जस्टिस को घर भेज देते हैं। अब सूरत हाल क्या बनती है? जहांगीर जदून साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि मामलात को जो है वो उसको संभाल लिया जाएगा, ऐसे मौके पर ऐसी नहज पर नहीं पहुंचेंगे। हम भी दुआ करते हैं कि इस नहज पर मामलात ना पहुंचे और खुश उसलूबी से इनको रिजॉल्व कर लिया जाए। अभी एक ब्रेक लेंगे, क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पार्लियामान के फोरम के ऊपर जो गालम गलोच हो रही है, जिस तरह की मुखलजात बकी जा रही है, बात करें। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस वक्त मुशीर वजीर आजम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, आज जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए पार्लियामान से कानून साजी तो हो रही है, लेकिन आप नहीं समझते कि बहुत उजलत में हो रही है, जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी? हाँ, उजलत में तो नहीं है, डिलेड जरूर है। बहुत अरसे से इसका मुतालबा किया जा रहा था। इसका इजहार आज वजीर कानून ने बाकायदा इसकी तफसील बताई है कि कौन कौन से वकला के फोरम ने कब किस किस साल में इसके मुतालबे किए, और ये दुरुस्त मुतालबे थे। अभी तक तमाम तबका फ़िक्र के वकला ने इस पर इत्तफाक किया। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद थोड़ा सा ये जो इस वक्त अदालती मामला है उसके बाद ये मामले को ट्रिगर किया गया है या जल्दी हो रहा है। इसमें किसी हद तक सदाकत भी है, क्योंकि जब ये मुतालबा तो था, लेकिन लग यूँ रहा था कि शायद किसी वक्त अदालत खुद अपने तौर पे इस मामले को ठीक कर ले। लेकिन जब बेंच के अंदर से 2 जज साहिबान के फैसले में ये बात इसके ऊपर वाज़े तौर पे कहा गया और जो इस वक्त सूरत हाल बनी, उसके बाद ये मुनासिब समझा गया कि इसके ऊपर जल्द लेजिस्लेशन कर दी जाए। ये अलग बात है कि ये लेजिस्लेशन जिस तासर में क्या जिसके बारे में दिया जा रहा है कि इस लेजिस्लेशन से कोई अदलिया के इख्तियार पे या मौजूदा जो केस चल रहा है उस पर कोई असर होगा, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे। ना मौजूदा केस उससे रुक रहा है, ना उससे कोई इफेक्ट आ रहा है, और ना ही अदलिया के इख्तियार पे कोई कदगर लग रही है। इसका वाहिद मकसद सिर्फ ये है कि जो फैसले फर्द वाहिद के तौर पे चीफ जस्टिस साहब करते थे, अब वो फैसले 3 जजेस, सीनियर मोस्ट 3 जजेस, जिसमें एक चीफ जस्टिस होंगे और 2 उनके साथ सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, ताकि ये जो बड़े अरसे से तहफ़्फ़ुज़ात हैं बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन पे, केस मार्किंग पे, ये ख़त्म हो जाए और अदलिया की नेक नामी हो। इसके से मुराद तो यही है। ये भी बात दुरुस्त है कि अदलिया ने एक फ़ैसले की सूरत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से वो इख्तियार जो उनको हासिल था और लॉजिकली हासिल था कि वो फैसले करते थे, मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस की सूरत में वो इख्तियार उनसे लेके पूरी कैबिनेट को दिया गया। अब ज़रा गौर कीजिए कि वज़ीर आज़म की ज़ात में एतमाद होता है पूरे मुल्क का, यानी वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के लोग अपना अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करते हैं, लोग अपने मेंबर मुंतखब करते हैं, मेंबर अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करते हैं, लिहाजा इनडायरेक्टली वो अवाम के वोटों से आते हैं। और मिनिस्टर जो होते हैं, काबीना जो होती है, वो तो वज़ीर आज़म की सवाबदीद है। वो जिस MNA या सेनेटर को चाहे वज़ीर बना लें, जिसको चाहे डी नोटिफाई कर दें, जिस वक्त चाहे उनके ओहदे बदल दें, उनके महकमे बदल दें। लेकिन अदालत ने कहा कि इज्तिमाई शऊर या इज्तिमाई जो जहानत है, विजडम है, इसका ज्यादा इज्तिमाई दानिश से ज्यादा बेहतर फैसले हो सकते हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है कायरा साहब। बिल्कुल, अदालत ने कहा कि हुकूमती फैसला काबीना का फैसला होगा। आज जो लेजिस्लेशन आप कर रहे हैं ये मैंडेटरी लेजिस्लेशन है, लॉन्ग ड्यू थी, प्रिंसिपली बिल्कुल ठीक है, जस्टिफाइड है, लेकिन तासुर सिर्फ ये उभर रहा है कि आज जब हुकूमत फंसी हुई है, एक कोर्ट केस है, तो उस वक्त लेजिस्लेशन हो रही है। मेरा सवाल ये है कि 18वीं तरमीम के तहत उस वक्त आपकी हुकूमत थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ये मामला जो है उस वक्त भी 18वीं तरमीम के तहत भेजा गया। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कोर्ट में आया, नून लीग की हुकूमत में, तो उस वक्त भी ये हो सकता था, यानी 8 से पहले हो सकता था, नहीं किया गया। लेकिन आईनी तरमीम का तो एक और इश्यू, उसके बाद भी लेजिस्लेशन के जरिए ये होना था और ये हो जाना चाहिए था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जहां तक ताल्लुक इस मामले में, मैंने पहले इस पर सवाल का जवाब दिया कि ये जो तासर दिया जा रहा है कि इससे कोई इस मौजूदा केस का ताल्लुक है, क्या इस फैसले से, इस लेजिस्लेशन से ये फैसला रुक जाएगा? क्या अदालत के काम को रोक दिया जाएगा? आंसर इज नो। क्या ये बेंच तोड़ दिया जाएगा? आंसर इज नो।
इस फैसले से इस अदालत के मौजूदा इख्तियार का क्या ताल्लुक? नहीं कायरा साहब, जो भी फैसला आता है इस लेजिस्लेशन से आप जो है वो आपके पास अपील का हक होगा, आप अपील में जा सकते हैं, वो इस लेजिस्लेशन के बाद आपको इख्तियार मिलेगा। तो क्या अपील का हक नेचुरल जस्टिस का हक नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन आज से पहले नहीं था 184(3) की जुरिस्डिक्शन में। देखिए ना, ये बात मैं पहले अर्ज कर चुका, इसकी वजाहत कर दी है मैंने कि इससे पहले मुतालबे मौजूद थे, पार्लियामान के अंदर भी ये डिबेट होती रही, लेकिन तवक्को थी कि अदलिया खुद फैसला कर लेगी, नहीं किया गया। तो उसके बाद इसकी लेजिस्लेशन की जा रही है। हाँ, ये बज़ाहिर यूं है, लेकिन इसके लिए सारा प्रोसेस पूरा किया गया है। बाकायदा इसका बिल ले हुआ, उस पर डिबेट हुई, कमेटी को गया, कमेटी में डिबेट हुई, फिर इसके ऊपर किस शिकवार बहस हुई, तब ये बिल पास हुआ। और ना तो कई दफ़ा ऐसे होते हैं कि कानून साजी में इसी पार्लियामेंट से एक दिन में भी कानून पास हुए। इमरान खान साहब ने एक दिन में कोई 32 कानून पास कर दिए थे एक गो में। तो ऐसा नहीं है, इस कानून के अंदर जितनी बहस की जरूरत थी, जितनी अमेंडमेंट्स की जरूरत थी, कई अमेंडमेंट्स भी इसमें आई। ठीक, हाँ, ये पहले होता तो ज्यादा बेहतर होता, ये तासर भी ना। कायर साहब, आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, आज रियासत के दो इदारे मुकन्नना और अदलिया बाहम दस्तो गरिबा दिखाई दे रहे हैं, इससे रियासत कमजोर नहीं होगी? हाँ, ये बदकिस्मती है और बड़े अरसे से है कि हम अदलिया अपने इख्तियारात से हमारे दानिश में तजावुज़ करके कई फैसलों के ज़रिए इंतज़ामिया के इख्तियारात को कमज़ोर कर गई है, कम कर गई है, और आइन के इंटरप्रटेशन अपने पास रखते हुए, सो मोटो का इख्तियार अपने पास रखते हुए, उसको इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं, जिससे गवर्नमेंट की अमलन जो रेट है वो कमज़ोर हुई है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यानी अगर साकिब निसार साहब ने या इफ्तिखार चौधरी साहब ने या बाकी चीफ जस्टिस साहबान ने कुछ ऐसी जुडिशल एक्टिविज्म की, तो उसका क्या मुल्क को फ़ायदा हुआ, जमहूरियत को फ़ायदा हुआ, निज़ाम स्टेबल हुआ? या जज साहबान अगर अपने इदारे के अंदर रिफॉर्म्स करते, अपने इदारों के अंदर अपने फैसलों में ज़्यादा इस्तेहकाम लाते, न्यूट्रलिटी लाते, तो वो ज़्यादा बेहतर होता, ज़्यादा सर्व कर सकते। ठीक, कायरा साहब, मुझे क्योंकि ब्रेक लेनी है, ब्रेक पर जाने से पहले मैं शॉट सुनवाना चाहता था, मसलहतन में वो शॉट प्ले नहीं कर रहा। गुज़श्ता रोज़ पार्लियामान के फ्लोर पर राना तनवीर साहब ने जो गुफ्तगू की एक वफाकी वजीर के मुंह से, उसके बाद लग ही रहा है कि अब सियासतदान टीवी पे आएंगे तो शायद वो फैमिली शायद सुन ही नहीं पाएंगे जिस तरह की गुफ्तगू की जा रही है। क्या ये जस्टिफाइड है ऐसी गुफ्तगू होना? जो गुफ्तगू हुई उसको हाउस ने उसी वक्त एक्सपंज कर दिया, और एक्सपंज करने से मुराद ये होता है कि उसको कंडेम कर दिया जाता है कि ये नामुनासिब लफ्ज़ थे, नहीं करने चाहिए। उसको कोई बंदा भी जस्टिफाई नहीं करता, सब ने, हर जमात ने उसको गलत कहा, लेकिन इसका रिवाज भी खान साहब ने खुद ही डाला हुआ है। अब मसला यह है कि हमें उसको रिपीट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कल हुआ तो उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया, उसको कंडेम किया गया। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पार्टी के मरकजी रहनुमा मुशीर वजीर आजम कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ऑब्वियसली टू ऑड्स कैन नेवर मेक राइट, दो गलतियां मिलकर ठीक नहीं हो सकती, अगर वो गलत था तो आज भी गलत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। IMF की एक और कड़ी शर्त है और पेट्रोल पर सब्सिडी के हवाले से जो मुजव्वज़ा एक सब्सिडी थी उसको मुस्तरद गया, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा दोस्त ममालिक की तरफ से फाइनेंसिंग की तहरीरी यकीन दहानी ना मिलने पर ताखीर का शिकार है, जिससे पाकिस्तान के माशी मसाइल दिन ब दिन मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं। IMF हुक्काम अब हर मामूली सब्सिडी और मनसूबे पर एतराज़ात कर रहे हैं जिस पर उन्हें थोड़ा भी शक व शुबा होता है। IMF ने हुकूमत की जानिब से मोटरसाइकिल और 800 सीसी से कम गाड़ियों के लिए सस्ते पेट्रोल की स्कीम पर शदीद एतराज़ात उठाए और हुकूमत से मुकम्मल प्लान तलब किया है। आलमी मालियाती इदारे ने सवालात उठाए हैं कि इस स्कीम के लिए कितनी सब्सिडी दरकार होगी, वो कहाँ से आएगी और इसके कितने कंज्यूमर्स होंगे, स्कीम में कितना नुकसान होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल राब्ता हुआ। इस दौरान IMF ने पेट्रोल पर सब्सिडी का नजरसानी शुदा प्लान तैयार करने पर जोर देते हुए गरीब तबके को ज्यादा मौसर टारगेटेड सब्सिडी देने की हिदायत की है। इस हवाले से वज़ीर ममलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा कि पेट्रोल की सब्सिडी मुकम्मल तौर पर डिजाइंड नहीं है, इस पर काम हो रहा है, इस पर मुकम्मल शफाफ निज़ाम की जरूरत है। IMF गरीब तबके को टारगेटेड सब्सिडी पर जोर दे रहा है। पेट्रोल पर सब्सिडी डिजाइन करके IMF को आगाह किया जाएगा। वज़ीर ममलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने इजलास में IMF प्रोग्राम के हवाले से बात करते हुए बताया कि IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए कई मुश्किल फैसले किए, ताहम IMF का एतमाद हासिल करने में वक्त लग रहा है। IMF से अगली किस्त मिलने वाली है, इसलिए परेशानी की जरूरत नहीं है। दोस्त ममालिक से फाइनेंसिंग के उसूल में पेशरफ्त हुई और IMF पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से फाइनेंसिंग की तस्दीक कर रहा है।
अब ये जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, इस हवाले से IMF कह दोस्त ममालिक से राब्ता करें, उनसे ताउन मांगे और इस मकसद के लिए दोस्त ममालिक के साथ मुसलसल हुकूमत राब्ते भी कर रही है, लेकिन अभी तक को मस्बत जवाब नहीं मिल रहा। जब तक ये मस्बत जवाब नहीं मिलेगा, इस दस्तक से दरवाज़ा नहीं खुलेगा, तब तक गरीब आदमी को टारगेटेड सब्सिडी एक ख्वाब ही लगता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।